चलो मुझे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 8.1 का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। समझ गए? क्वेश्चन आपको पढ़ के जो भी समझ में आया होगा पहले आप इसको अच्छे से लिखो। मैं यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है कि इफ एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट, तो तुम ना ये पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसको ए और बी तो रख नहीं सकते, तो ये मान लो ये ए है तो ये बी हो जाएगा, तो ये मान लो सी है, ट्राइंगल ए बी सी हो गया, राइट एंगल है सी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्यूट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? तो गिवन है cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल टू क्या बच्चों दिया है यहाँ पे? cos B। अब देखो क्या है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो बोल रहे हैं देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। हमें यहाँ पे टू प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। क्या लिखेंगे? वी हैव हमारे पास क्या है? cos A इक्वल टू cos B और cos थीटा। देखो cos A और cos B में ये दोनों अलग अलग एंगल है, लेकिन cos थीटा तो सेम होगा ना। cos थीटा क्या होता है? हम लोग को पता है cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो इसमें देखो cos A जब ये एंगल लिया जाएगा तो सामने में होगा परपेंडिकुलर, ये होगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस, हाइपोटेनस तो फिक्स है। तो देखो cos A के हिसाब से हम लोग लिखते हैं अगर, तो cos A क्या होता है? बेस। तो इसके हिसाब से ये बना बेस, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेस दैट इज AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस AB दैट इज AB। चेक करते रहो, इक्वल टू cos B, ये भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट उस केस में बच्चों ये वाला बन जाएगा हमारा एंगल, तो ये सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा और ये बन जाएगा बेस। बस इतना ही समझना है। तो cos B जब बारी आएगी तो cos B के हिसाब से हम लोग फिर से लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बनेगा BC और हाइपोटेनस बनेगा AB। देखो यहाँ से हो गया BC अपॉन AB। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो नीचे में AB यहाँ पे, नीचे में AB यहाँ पे, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर AC इक्वल टू BC। इसका ये इंडिकेशन हमें मिल रहा है इससे कि AC और BC आपस में इक्वल है। मतलब AC कौन? ये। BC कौन? ये। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? और आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इसके अपोजिट का जो दोनों साइड का एंगल है ये वाला, ये क्या आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल, जैसे इसके पास ये और इसके अपोजिट ये दोनों भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो एज AC इक्वल टू BC, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, देयरफॉर हम लोग यहाँ इसके लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल A इक्वल टू एंगल B। और आपको यही प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू एंगल। देखो ये अगर देखा जाए तो मैंने एक स्पेशल केस लिया है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको इसी सेंस में वो पूछा है। कभी कभी देखोगे इस क्वेश्चन को मैं एक जनरल ट्रायंगल लेकर के एल्टीट्यूड ड्रा करके वो फिर उसको भी प्रूव कर सकता हूँ, बट वो लेंथी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि उसको इस तरह से प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल, आपको वो यही चाहता है कि क्या आप ये कंसेप्ट समझते हो कि नहीं। क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों एक्यूट हो गया, अगर ये दोनों एक्यूट हो गया तो इसके हिसाब से हम लोगों को प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। कंडीशन ये दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो देखो यहाँ पे सामने में रेडी कर दिया मैंने यहाँ पे कि एक एंगल A इक्वल टू एंगल B, AC इक्वल टू BC होने की वजह से ऐसा हुआ कि इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होता ही है। चाहे तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो है क्या कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड मैं बोलता हूँ आप लिख लेना, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, लिख दोगे, क्या लिखोगे? यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल B आ रहा है तो क्या लिखोगे?
एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देयरफॉर ये जो एंगल इक्वल टू एंगल बी हमने इसीलिए लिखा है, तो इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना था, कुछ लिखना है तो लिखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखो लिखा है क्या, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। दो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, बट ये तो देखो पहले कि गिवन क्या दिया है। जैसे ही गिवन में रेशियो दिखे ना, मतलब आपको समझ जाना है कि वहाँ एक ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद तीसरा साइड ढूंढना है। याद आ गया? तो चलो देखो यहाँ से, अभी जो बेसिक शुरू के क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप, वैसे ही हो गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और cot थीटा आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तुम यहाँ लिख सकते हो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री है, नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे ABC, हमको यहाँ पे cot थीटा दिया बच्चों, थीटा दिया, मतलब कोई cot A cot C का लाइक कुछ दिया नहीं है, तो किसी को भी थीटा ले सकते हैं, इसको या इसको। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ना, इसको थीटा ले रहा हूँ। तो अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो गया, सामने वाला ये हो गया बेस, और सामने तो हाइपोटेनस हमेशा रहता ही है। इतना तो सब लोग श्योर हो, कॉन्फिडेंट? ओके, बहुत आराम से चेक करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हम लोग को याद आ गया है, जब भी ऐसा मैंने आपको बताया है कि बेस के सामने सीधे 7 मत लेना, वहाँ पे x k कुछ भी लगा सकते हो। ये जो बेस हो गया बच्चों, ये 7 k ले लेते हैं या x ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने k लिया तो k, यहाँ पे p है तो p के सामने में 8k, ये हमारा 8k हो गया। डन। अब क्या करेंगे बोलो ओके, पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल सही बोल रहे, यूजिंग बच्चों पाइथागोरस theorem, using Pythagoras theorem in triangle ABC, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अरे किसी को कोई डाउट? कितना आसान देखो यहाँ पे AC स्क्वायर, अरे AC तो ढूंढना है भाई साहब, रहने देते इसको। AC स्क्वायर इक्वल टू AB, अरे AB आ गया 8k का स्क्वायर प्लस BC भाई साहब, BC आ गया 7k का स्क्वायर। अरे आ गया कि नहीं? अब कुछ रह गया क्या? सिर्फ सॉल्व करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64, k स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49, k स्क्वायर। डन। डरना मत, वैल्यू जो भी आए उसी के साथ चलेंगे। यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 4 10, और कैरी उधर का 1 आ रहा होगा, 113 आ रहा है, और साथ में k स्क्वायर। डन। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चला जाएगा। अब आप देख समझ चुके हो पिछले क्वेश्चन में, AC इज इक्वल टू रूट अंडर 113 k स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे बच्चा दिमाग लगेगा, आएगा और सोचेगा मेरा तो गलती हो गया। अरे गलती नहीं हुआ है, 113 का अगर रूट नहीं आता है तो वैसे ही रहने दो। कभी कभी ऐसा दे देता है क्वेश्चंस, तो टेंशन नहीं लेगा, आपने सब सही किया है, डरो मत, कॉन्फिडेंट हो करके क्वेश्चंस करना चाहिए। कॉन्फिडेंस जब आदमी का अच्छा रहता है ना तो वो डरता नहीं है। अब 113 का रूट नहीं निकलेगा तो डर जाएंगे कि कहीं गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, वैसे ही रहने देते हैं। तो AC का बच्चों वैल्यू आ चुका है, ये 113 का कुछ होने वाला नहीं है, तो ये रूट अंडर 113 ही रह जाएगा, और ये k स्क्वायर k हो जाएगा, क्योंकि k स्क्वायर है 2 है, तो आपको पता है रूट के अंदर 2 तो एक बाहर, तो आंसर आ चुका है AC का रूट अंडर 113 k। मतलब ये वाला वैल्यू हमें मिल चुका है रूट अंडर 113 के, तीसरा साइड मिल चुका है मुझे। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए था तीनों साइड का, जैसे ही मिल गया मैं पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा।
प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ आइडिया लग रहा होगा। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, जो a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे देखो a प्लस कॉस b और a माइनस, देखो ना 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस। कुछ याद आया? क्या याद आया? देखो हम लोगों को एक फार्मूला होता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता था? याद आ रहा है? बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं पे यहाँ पे लगा देना होगा। तो देखो यहाँ पे ये ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे होगे? ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों जगह पे सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट क्लास चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या? देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा जब दो बार लिखते हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और इसका एक लिखने का तरीका है कि ये स्क्वायर साइन और थीटा के बीच में डाल देते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? साइन थीटा इंटू साइन थीटा दो बार होता है, तो उसको ऐसा लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, या आप साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ गए? लेकिन अगर स्क्वायर लिखना है तो ये आपको ट्रिक याद रखना होगा कि साइन और थीटा के बीच में स्क्वायर लगते हैं। कल के डेट में मुझे कहीं क्यूब लिखना होगा तो मैं लिखूंगा साइन थीटा और उसके ऊपर में क्यूब डाल दूंगा, ये पढ़ेंगे साइन क्यूब थीटा। समझ पा रहे होगे? तो इसको समझने के बाद जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या रहा होगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, जो भी कॉस थीटा का वैल्यू आएगा उसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिखने का क्या तरीका क्या होगा? कॉस और ये है थीटा और बीच में स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे हम लोग इसके आगे चलते हैं कि इसके आगे क्या करना था। वैल्यू रखना है, यहाँ पे आप ये वाला वैल्यू रख देते हैं, इफ दैट इज इक्वल टू, इधर का तो ये आप चाहे तो मैं रफ कर सकता हूँ, है ना, थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, आप तो लिखे ही होगे, है ना। तो यहाँ से देखो ये वाला इक्वल टू हो गया 1 स्क्वायर 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मुझे साइन थीटा का वैल्यू रखना है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल के रख देता हूँ। साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा सर, बिल्कुल सही। साइन थीटा ये तो परपेंडिकुलर होगा 8 के और हाइपोटेनस होगा रूट अंडर 113 के। अरे देख लो यही आया यहाँ पे, के कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा 8 अपॉन रूट अंडर 113। और इसी की जगह पे कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे? 7k और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? रूट अंडर 113 और k। फिर से ये के कैंसिल हो गया, तो हमारा जो वैल्यू यहाँ से आएगा कॉस थीटा का, दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट अंडर 113। डन है? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? देख लो साइन थीटा कॉस थीटा वहाँ यूज होने वाला है, मैंने यहाँ निकाल लिया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ जो साइन थीटा है उसका वैल्यू कितना है? 8 अपॉन रूट अंडर 113। और मैंने अभी भी बताया था साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ये वाला वैल्यू जो आया इसका स्क्वायर लिख दो। समझ गए होंगे? साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों सेम चीज है। तो साइन थीटा मिला यहाँ से, उसको रखा और स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कितना है? 7 अपॉन रूट 113। देखो यहाँ पे 7 अपॉन रूट 113, यहाँ डाल दो 7 अपॉन रूट 113 और इसका क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1 तो 1 ही रहने वाला है, माइनस, अब देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और रूट का स्क्वायर आपको याद होगा, रूट a का स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो वैल्यू सीधे a हो जाता है। जो भी रूट का वैल्यू होता है स्क्वायर होने से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से 64 और रूट अंडर 113 बन जाएगा 113 डिवाइडेड ये 1 रहेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट 113 का स्क्वायर 113। अरे समझ रहे हो क्या? बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ 1 लिख लो, यहाँ पे 1 नहीं तो 1 लिख लो। अब देखो ऊपर में एक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है, वही नीचे में दोनों को करो, तो यहाँ से क्या होगा? 1 और 1 का एलसीएम आएगा 113। अब इस 1 को 113 होना होगा तो ऊपर में 113 भी लिखना पड़ेगा, 113 माइनस ये मैच कर रहा है तो सीधे 64 लिख दो डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे फिर से देखो 1 और 113 का एलसीएम आएगा 113। अब यहाँ से 1 है तो यहाँ आ जाएगा 113 माइनस, अब देखो यहाँ से 113 मैच कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा 49। अरे समझ गए क्या? दैट इज इक्वल टू, अब देखो 13 में से 4 जाएगा तो आएगा 9, ये बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, 49 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो 13 में से 9 जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 4, यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 64। आप बोलोगे सर 113 कहाँ गया? अरे 113 और 113 कैंसिल हो चुका है, तो ये जो आंसर आया 49/64, यही हमारा आंसर। किसका आंसर आया? हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आया। देख लो एक एक स्टेप मैंने सही से किया, जहां भी गलत हो रहा है पीछे जाके देखो समझ में आएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 113 माइनस 49 जो आया था इसको माइनस किया, 113 माइनस 64, तो यहाँ से जो वैल्यू आया है ये आया 49 और यहाँ से जो वैल्यू आया वो आया 64। तो हमारा आंसर पहले का आ चुका है 49/64। आपको याद है इसमें दूसरा क्वेश्चन भी था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे अब रब करता हूँ, इतना आपने लिखा होगा तो मैं इसको रब करता हूँ, सिर्फ इतना ही हटा देता हूँ। ठीक, तो अब देखो जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं सॉल्व करता हूँ, दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा ढूंढना था। कॉट स्क्वायर थीटा ढूंढना था, तो पहले बताओ कॉट थीटा निकाल सकते हैं क्या? कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे वैल्यू बेस का कितना है 7k, परपेंडिकुलर का कितना है 8k, 7k अपॉन 8k, k के बच्चों कैंसिल तो आंसर कितना आ गया 7/8। ये किसका वैल्यू है? कॉट थीटा का। लेकिन लिखेंगे देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? जो 7/8 आया है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। ये कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर आ रहा है 49 और 8 का स्क्वायर है 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 49/64। ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे आप देखो, मैं यहाँ पे आगे आइडेंटिटी बताऊंगा, डायरेक्ट मैं यहाँ से भी बता सकता था, बट अभी तक हम लोग ये नहीं पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है। बट अभी तुमको लग रहा है क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप जानते होगे तो आपको समझ में आया होगा कि जो ये वैल्यू है यही वैल्यू, इसलिए देखो दोनों का आंसर सेम ही आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मतलब खत्म हुआ, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज का, है ना? एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है, तो इसको एक बार चेक करो। मैं यहाँ से आपके लिए हट जाता हूँ, थोड़ा देखो और बताओ कि समझ में आया नहीं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने में मैंने लिखा है क्या, इफ 3 cot a equal to 4 चेक वेदर 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a और नॉट। ये आपको बताना है कि ये जो LHS का पार्ट है ये RHS के पार्ट के साथ इक्वल है या नहीं, अगर 3 cot a equal to 4 दिया हुआ है। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस कंडीशन को देखते हुए गिवन है तो चेक करना है कि ये वाला इसके साथ इक्वल है या नहीं है। तो चेक करते हैं, क्या दिक्कत है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे बिंदास करने का, 3 cot a equal to 4, कुछ दिमाग में आ रहा होगा। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन किया हूँ, पीछे जाकर देखो। यहाँ पे 3 cot a, जो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन हमें दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर cot a इक्वल टू 4/3। देखो रेशियो आ गया, जैसे रेशियो आया तो आपको मैंने क्या बताया, ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल। छोटा सा बना देता हूँ, cot a है यहाँ पे, तो मैं इसको a ले लेता हूँ, दिस इज a, सपोज दिस इज b, दिस इज c, ये राइट एंगल है, तो ये वाला हो गया हाइपोटेनस। cot a के सामने में तुरंत फार्मूला लिख लो, cot a का फार्मूला सही, ओके बिल्कुल सही, b/p, यही बता रहे थे ना, ये सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बोलते रहो। क्या है यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस क्या 4, और यहाँ पे पहले देखो एंगल a है तो सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ये हमेशा फिक्स कर लो, तब कभी गलत नहीं होगा ना। बेस के सामने 4 लिखो, बेस के सामने 4, लेकिन मैंने आपको बताया सामने में k लगा देंगे। अब ये समझ चुके होंगे, यूनिक बनाते हैं इसको, परपेंडिकुलर को 3 कर देते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, दोनों का वैल्यू हमें मिल चुका है। मतलब ये हुआ कि मुझे हाइपोटेनस का वैल्यू ढूंढना ही पड़ेगा, तभी बाकी के tan cos sin में कहीं भी यूज हो सकता है। तो चलो देखते हैं यहाँ से लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल टू, अभी यहाँ पे AC स्क्वायर बार बार लिखते थे, ये B है तो AB हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर, ये चूंकि हाइपोटेनस है AC और BC, तो लिखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब AB का वैल्यू तो हमें यहाँ से देखो, ये AC बना और ये BC बना, तो AB स्क्वायर हमें निकालना है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC का वैल्यू है 4K का होल स्क्वायर प्लस BC 3K। ओके डन, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर 9K स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर 16 प्लस 9 सर 25 होता है सर, K स्क्वायर हो जाएगा, इधर से सर AB लिखेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर आ जाएगा 25K स्क्वायर। अरे बच्चों 25 का रूट, अरे सर 5, अरे वेरी गुड। AB का वैल्यू 5 और K स्क्वायर K, तो K स्क्वायर है तो K होगा ना, बाहर एक K बाहर आ गया, तो AB का वैल्यू 5K, यानी कि ये वाला वैल्यू हमें 5K मिल चुका है, अब देखो क्वेश्चन देखो, वो चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसमें ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उसका वैल्यू पहले निकाल के रखो। tan A इन्वॉल्व हो रहा है, tan A यहाँ पे tan A cos A sin A, तो क्या करते हैं tan A cos A sin A निकाल के रख लेते हैं। चलो ठीक है, देखो tan A देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A? tan A सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, बिल्कुल सही। tan A के सामने परपेंडिकुलर हो गया 3K अपॉन बेस हो गया 4K, K कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ से आएगा 3/4। डन। cos A निकालते हैं सर, cos A कौन सी बड़ी बात है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है सर। अब मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, हम लोग क्वेश्चन सारे करने ना, तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, अब आप पीछे से कंफर्टेबल होते आ रहे हैं। तो आप देखो cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फटाफट बोलना है। cos A का वैल्यू B/h, B कहाँ है यहाँ पे 4K, क्योंकि एंगल डिसाइड हो चुका है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब डिसाइड हो चुका है, यहाँ पे सब एंगल A के रिस्पेक्ट में, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। तो यहाँ से बेस क्या हो जाएगा, तो cos A के सामने बेस है 4K, हाइपोटेनस कितना है 5K, K कैंसिल, आंसर आ गया 4/5। चेक करते रहो। एक और यूज हुआ है साइन ए, तो साइन ए हम लोग निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है सर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है उंगली, 3K और अपॉन हाइपोटेनस 5K। अरे क्या बात करते हो, यहाँ से K कैंसिल और आ गया है 3/5, 4/5, 3/4। यही तीनों हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो चलो अब यहाँ से आ जाते हैं, ये वाला पार्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS होगा ही नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले हम LHS फाइंड आउट करते हैं। LHS में क्या बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब आप स्क्वायर का मीनिंग समझ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया, tan A का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो चलो देखो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan A यहाँ पे सामने में tan A का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पे लिखो 3/4 और उसका स्क्वायर कर दो। डन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर से tan A है 3/4 का स्क्वायर कर दो। समझ रहे होगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अरे कोई डाउट हो रहा है क्या, अरे बिल्कुल नहीं हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे 1 माइनस tan A 3/4 tan A का वैल्यू दोनों जगह पे, एक जगह पे माइनस के साथ, एक जगह प्लस के साथ, किसके साथ, 1 के साथ। अब सॉल्व कर लेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 60। मैंने इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला साइन ना इधर लिख लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत बड़ा हो जाता है तो कैंसिल करने में दिक्कत होता है, तो मैं इधर कर लेता हूँ। 1 प्लस 3 का स्क्वायर वही होगा 9 अपॉन और 16 हो जाएगा। अरे समझ गए क्या। अब यहाँ से इसको दीजिए 1, इसके नीचे 1, एलसीएम हो गया 16, यहाँ आ जाएगा 1 है 16, तो 16 बन जाए 60। इतना तो आप समझते होगे। अब ये सब चीज 1 और 16 कैसे होता है एलसीएम, ये सब बताएंगे तो थोड़ा आपको भी बुरा लगेगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है प्लीज थोड़ा इस पे ध्यान दो, ये सिंपल सी बात है। हम लोग रेशनल नंबर का सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 1 और 16 का एलसीएम 16 आया, यहाँ से 16 बन जाए 16 मैच कर रहा है तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो डिवीजन, यहाँ से आ जाएगा फिर से 16 और ये 1 फिर से वही है, यहाँ पे 16 प्लस 16 मैच कर रहा है तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से 16 माइनस 9 करोगे तो 7/16 आ जाएगा। डिवीजन 16 प्लस 9 करोगे तो 25/16 आ जाएगा। और अब इसको 7/16, और सबको पता है
पता कर लो, सबको पता है। डिवीजन को हम लोग इनटू कर देंगे, तो ये 25/16 धोखा दे देगा, पलटी मार देगा। ये देखो पलटी मार दिया, 16/25। अरे 16 का हो गया काम तमाम, तो हमारा आंसर आ गया 7/25। दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। ये जो यहाँ पे छुपा बैठा हुआ है उसका आंसर आ चुका है 7/25। अगर RHS वाला ये भी एग्री हो गया कि हम भी 7/25 हैं, तो हम बोलेंगे क्या? यस, दे बोथ आर इक्वल। और अगर इक्वल नहीं हुआ तो दे आर नॉट इक्वल, सिंपल सी बात है। जैसे LHS सॉल्व किया वैसे RHS सॉल्व करने के लिए क्या जगह है क्या? अरे जगह है क्या? कुछ तो हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। इतना आपको तो लिख लिए होगे, तो इसको हटा देता हूँ। तो मेरा डस्टर कहाँ है? ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ। हटाते वक्त ध्यान दे रहा हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट ओमिट ना हो जाए। तो यहाँ तक ठीक है। तो बच्चों यहाँ से RHS पे आ जाओ, RHS पे आ जाओ। RHS पे हम लोग इधर से रख लेंगे। RHS में क्या है बच्चों? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर A, cos A का वैल्यू निकाला था तुमने, कितना आया था? 4/5। रख दो चुपके से 4/5, और इसका स्क्वायर भी करना मत भूलना, स्क्वायर है वहां पे, cos स्क्वायर A। तो cos A का वैल्यू फिर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। तो साइन A का वैल्यू कितना है यहाँ पे? साइन A का वैल्यू यहाँ पे 3/5। तो ये रहा हमारा 3/5, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। ना आओ देखा ना तो कर दिया स्क्वायर। अब देखो अब इतना आसान हो गया। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अरे भाई कितना आसान हो गया। एलसीएम तो 25 ही आ रहा है, और ये रहा 16, ये रहा 9, क्योंकि दोनों सेम है। तो टेंशन किस बात की? कुछ टेंशन था ही नहीं। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 7/25। क्या ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू देखो इक्वल आ रहे हैं क्या? अरे आ रहे हैं क्या? अरे आ रहा है ना इक्वल, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये भी आया 7/25। तो एक लाइन तुम लिख ही सकते हो। पूछा था क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या होगा आंसर? यस दे आर इक्वल। छाप लो, अरे छापो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। यहाँ पे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं। ट्राइंगल हमने बना लिया, राइट एंगल B पे है तो B ले लेते हैं। अब इसका नाम ABC रख देते हैं। ट्राइंगल हो गया ABC, राइट एंगल यहाँ पे हो गया। tan A = 1/√3। ये वाला एंगल फोकस पे है। तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गिवन जो दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, वो क्या दिया हुआ है? tan A = 1/√3। बिल्कुल आराम से देखो, बिल्कुल आराम। tan A का वैल्यू 1/√3। कुछ समझ में आ रहा है? रेशियो दिया हुआ है। अरे रेशियो दिया है तो दो साइड का इंफॉर्मेशन मिलेगा, तीसरा ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आगे हम जंप करेंगे। समझ रहे होगे? तो tan A का वैल्यू 1/√3। तो पहले tan A होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, सही बोल रहे हो। tan A का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है। tan A के सामने में परपेंडिकुलर होगा सर, ये हो गया बेस, और ये तो हाइपोटेनस है, ये तो सब जानते हैं। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही होता है, और नाम करते हैं उसको हाइपोटेनस, सामने वाला। 90 के सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये बार बार क्यों बोलना पता है? AC इन्वॉल्व हो गया है। अभी देखो एंगल बदल जाएगा, परपेंडिकुलर बदल जाएगा, इसीलिए इसको समझना। लेकिन अभी के लिए tan A दिया हुआ है, tan A की इंफॉर्मेशन से साइड निकाल लेते हैं। tan A = परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि राइट एंगल बन चुका है। परपेंडिकुलर के सामने 1 आएगा, तो परपेंडिकुलर 1 को मैं 1 यहाँ लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 × K लिखना पड़ेगा, तो मैं K लिख देता हूँ। रियल में ये 1 ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बेस के सामने √3 है, तो बेस ये जो अपना दिख रहा है इसको √3K ले लेते हैं। ये √3K हो गया, और ये K। रियल में ये 1 था, बट इसको मैंने 1 × K किया, तो ये K हो गया। समझ गए? 1 परपेंडिकुलर, B √3 यहाँ पे लिख दिया। तो हाइपोटेनस ढूंढना पड़ेगा, चलो ढूंढते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
गोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। क्या हो जाएगा यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू, अब आप तो पूरी तरह से मास्टर हो चुके हो उसमें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो √9 AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू, AB भाई साहब √3 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का वैल्यू K है, K स्क्वायर हो जाएगा, ओनली K, 1K था बट 1K को K लिखते हैं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और K का स्क्वायर K स्क्वायर, प्लस इस K का स्क्वायर K स्क्वायर होगा। कोई डाउट, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट क्लियर है। √3 का 3, K का K स्क्वायर, K ओनली K है तो K का स्क्वायर K स्क्वायर होगा, 3K स्क्वायर और एक और K स्क्वायर, कितने K स्क्वायर, 4K स्क्वायर। अरे सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। AC स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर, मजा आ गया। अब AC स्क्वायर और इक्वल टू 4K स्क्वायर है तो हमको तो चाहिए AC, तो चलो AC निकाल लेते हैं। इधर से AC तो इधर आ गया √4K स्क्वायर और 4 का √2 और K स्क्वायर का K, तो वैल्यू आ गया AC का, अरे सर 2K आ गया, कमाल ही हो गया। AC का वैल्यू कितना आ चुका है 2K, मतलब ये वाला वैल्यू हमें मिल चुका है 2K। तो मैंने क्या किया, अपना जो तीसरा साइड बाकी था वो निकाल के रख लिया। अब मुझे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे तो तीनों साइड मिल गया, तो तुमको क्या क्या चाहिए, साइन A चाहिए, कॉस A चाहिए, कॉस C चाहिए, साइन C चाहिए। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ भी कॉस C जरूर है, यहाँ भी कॉस C यहाँ है तो यहाँ है, साइन A यहाँ है तो यहाँ, मतलब मुझे यहाँ पे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। पहला हम निकालते हैं यहाँ पे साइन A, जल्दी से बताओ साइन A का वैल्यू, अरे बता रहे हो, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सुनाई दिया मुझे, बिल्कुल सही। साइन A का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है भाई साहब, साइन A के पास बैठ के सामने देखे परपेंडिकुलर K है और हाइपोटेनस 2K है, तो यहाँ से आ गया K अपॉन 2K, इस K का कैंसिल कर दो तो वैल्यू आ जाएगा 1/2। उसी तरह से सेकंड इंफॉर्मेशन, साइन A के बाद हम लोग साइन C निकाल लेते हैं, क्योंकि साइन C निकालने से फॉर्मूला वही लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन साइन C, एक काम करते हैं, साइन C को रहने दो, भी A वाला एंगल निकालो, तो मैं यहाँ पर रफ नहीं करूंगा, मतलब दोबारा यहाँ से ये एंगल को लेकर के बता दूंगा। देखो क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे A है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस क्लियर है, तो क्यों ना cos A निकाल लिया जाए, cos A, ये मैं बताना चाह रहा था। cos A का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, यस बिल्कुल सही, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos A के लिए बेस क्या है, √3K, यस बिल्कुल सही जा रहे हो, √3K अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 2K, सर याद हो गया, हाइपोटेनस 2K, बार बार तो बोल रहे हो, हाइपोटेनस 2K, K कैंसिल, आंसर कितना हो गया बच्चों, अरे बच्चों बोलो तो सही, √3/2, सही जा रहे हो। साइन A cos A मिल चुका है, अब क्या करोगे, अब तुमको चाहिए क्या, साइन C चाहिए और cos C चाहिए, तो चलो थर्ड वन निकालते हैं, साइन C। अब समझो यहाँ पे साइन C आ गया, एंगल बदल गया, मतलब अब ये एंगल A हमारा मतलब फोकस पे नहीं रहेगा, अब एंगल A अपने काम से गया, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, अब एंगल C आ जाएगा, ये फोकस में आ गया, ये वाला बोला मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, वही करेंगे ना, एंगल ये है तो मैं बोलूँ ठीक है आपके हिसाब से करते, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला भाई साहब जो K बैठे हुए हैं ये बन जाएगा बेस, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को तो भाई छूना नहीं, दूर से पढ़ना, नमस्ते, हाइपोटेनस वही रहेगा। चलो साइन C फॉर्मूला लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। साइन का फॉर्मूला नहीं बदलता, एंगल के वजह से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ से साइन C के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, √3K अपॉन हाइपोटेनस, तो भाई साहब वही है 2K, तो 2K यहाँ से K कैंसिल, √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो अभी हमारा बचा वो बचा कौन सा, cos C, पहले फार्मूला लिखो, cos C हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या बात है, शाबाश वेरी गुड। cos C का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही बता रहे। cos C बेस क्या है, यहाँ पे बेस है K, हाइपोटेनस क्या है 2K, आ गया वैल्यू K अपॉन 2K, दैट इज K कैंसिल, यहाँ से 1 आएगा, 1/2। बच्चों
इस दोनों क्वेश्चन में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए थे मैंने उनको अलग अलग फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रियल मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए अलग से लिख दिया, आप इसको नंबरिंग नहीं दे सकते, सीधे लिख सकते हो। देयरफॉर sin A cos A sin B cos C लिख, मैंने उसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग किया। चाहे तो तुम इसको स्टार मार्क के लिए लिख सकते हो ना कि हाँ मैंने ये अलग से निकाला है, या ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। ठीक, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है तो उसका नंबर देते हैं। देयरफॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, sin A, देखो कितना आसान हो जाएगा, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू 1/2 है भाई साहब, 1/2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू साइन ए इंटू कॉस सी यहाँ पे निकाला है 1/2 प्लस कॉस ए यहाँ पे √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू है √3/2। अरे क्या बात है, √3/2। अब कैलकुलेट करते हैं इन दोनों को, देखो यहाँ पे इंटू है, बीच में प्लस है, यहाँ पे इंटू है, तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर प्लस कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 अब प्लस √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2 2 जा 4, अरे क्या बात है, 1/4 प्लस 3/4, दोनों का बेस सेम है तो डायरेक्ट ऊपर का ऐड कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। अरे बिल्कुल सही, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 यानी कि आंसर 1 है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों 1 आ चुका है, पहले वाले का आंसर 1 आ चुका है। सेकंड वाला आंसर आपको चाहिए, सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, cos A इंटू cos C और माइनस यहाँ पे करना है हमें, माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। cos A का वैल्यू cos A √3/2 आ जाओ, √3/2 इंटू cos C यहाँ पे 1/2, वेरी गुड 1/2 माइनस sin A 1/2 इंटू sin C √3/2। अरे क्या बात, आप देखो बच्चों √3/4 आ जाएगा, √3 इंटू 1, देखो ये इंटू में अब बीच में माइनस करना है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इंटू 1 √3 डिवाइडेड बाई 4, √3/4 माइनस √3 इंटू 1, नीचे में भी वही चीज है √3/4। अरे बच्चों आपको खुद समझ में आ गया होगा, √3/4 प्लस में √3/4 माइनस में, दोनों हो गया कैंसिल, आंसर हो गया 0। तो जो सेकंड वाला था इसका आंसर आ चुका है 0। छाप लो, जहां नहीं समझ में आया पूछ लो। अरे कैसे पूछोगे, जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हो, कॉल करो, मैसेज करो, कांटेक्ट करो, क्या बात करते हो, छापो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो क्यों ना पहले ट्रायंगल PQR बना लो, ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q है तो मैंने इसको Q चिपका देता हूँ पहले, फिर ये हो गया PQ और इसको ले लो R। तो इन राइट एंगल PQR गिवन क्या दिया बच्चों, यहाँ पे गिवन दिया है आपके पास PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ये दिया सेंटीमीटर दिया, बट मैं इसको लिख लेता हूँ PR प्लस QR इक्वल टू 25। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया, PQ का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P tan P। देखो जो रेशियो पूछा है वो sin P cos P और tan P पूछा है, लेकिन जब रेशियो पूछा है तो ट्रायंगल में सिर्फ एंगल देने से और ये रिलेशन देने से तो मेरा काम नहीं होगा, मुझे तो किसी न किसी तरह से तीनों साइड चाहिए, तो इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। देखो PQ जो है ना, PQ ये तो क्लियरली पता है कि 5 सेंटीमीटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि ये जो PR है और ये जो QR है, ये वाला, इन दोनों का सम करने से 25 सेंटीमीटर आ रहा है। अकेला नहीं, जैसे मेरे पास और तुम्हारे पास 20 रुपए है, लेकिन किसके पास कितना है, मेरे पास 10 है, तुम्हारे पास 10 है, ये भी हो सकता है, मेरे पास 15 है, तुम्हारे पास 5 है, अरे मेरे पास 19 है, तुम्हारे पास 1 है, क्या पता। कहने का मतलब ये है कि आप ये नहीं क्लियर हो यहाँ पे कि किसका वैल्यू कितना है, आप अपने मन से कुछ नहीं रख देंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल भी तो है, उसका भी रूल फॉलो करना चाहिए। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से किसी को x मान लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, ये जो QR है ना, यहाँ पे इस QR को ले लेता हूँ, लेट QR इज इक्वल टू x। अगर QR का वैल्यू x है तो देखो इसको मान लो इक्वेशन 1 डालते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर PR प्लस ये जो QR है ना, इसकी जगह पे लिख देंगे x
इज इक्वल टू 25, तो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बच्चों 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये बाद में सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखते, वो पहले लिख दिया तो मतलब सब सेंटीमीटर में ही आएगा। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये 25 माइनस एक्स है और ये क्यू आर है जो एक्स। देखो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ही सही, मुझे तीनों वैल्यू पता चल चुका है, लेकिन एक्स का वैल्यू तो नहीं पता चल रहा है। मुझे किसी न किसी तरह से एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए साइड्स का। कोई बता सकता है क्या करोगे? ये x है, ये 25 माइनस एक्स है, ये 5 है, x कैसे मिलेगा बताओ? क्या बता रहे हो? यस, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा हमेशा की तरह, सदाबहार पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए काम आसान करते हुए। तो देखो कैसे करेगा काम आसान, क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बस जो वैल्यू पता है उसको लिख देते हैं। पी आर वाला ये वाला वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए कुछ दिमाग में आ रहा है, देखो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा। जिसको नहीं आता है पता और नहीं पता है उसको याद रखना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे लगता है सबको याद होगा क्योंकि अब 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लास 10th में ये अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा टेंशन नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन है। यहाँ पे आपको ये आना चाहिए, देखो यहाँ पे देख के समझ में आना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ वहाँ से a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी 25 इंटू डी की जगह पे x आ जाएगा ए बी और प्लस लास्ट में क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे इक्वल टू कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डन। अब देख सकते हो यहाँ से ये वाला एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो कैंसिल कर देना। अब यहाँ से 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 25 50 और यहाँ से x देख सकते हो 25 का स्क्वायर 625 यहाँ से आगे 50। इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर को क्यों कट कर दिया? ये भी प्लस है ये भी प्लस है, जो भी वैल्यू आएगा दोनों तरफ सेम है तो कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 25। इस 625 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। यहाँ से आ जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600 क्योंकि 25 इसमें से कैंसिल हो जाएगा। इधर भी माइनस है इधर माइनस प्लस x का वैल्यू हो जाएगा 600 अपॉन 50 और ये 0 से 0 5 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। x का वैल्यू आपको 12 आ चुका है, x का वैल्यू आपको 12 आ चुका है। मतलब ये वाला साइड जो था ये 12 आ चुका है और ये 25 माइनस 12 करोगे तो ये 13 आ चुका है। देखो 5 12 13 हम जानते भी है ऐसा ट्रायंगल जो 5 12 और 13 का होता है वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो देखो आ गया 5 12 13। अब आपको जब तीनों साइड पता है तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बता सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें बोला था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है वैल्यू साइन पी। भाई साहब साइन पी कितना होता है? अरे कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लिखो ना यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन पी पे बैठ जाते हैं, ये है यहाँ पे पी। सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, 12/13 खत्म। दूसरा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पी। कॉस पी कितना हो जाएगा बच्चों? कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस पी की बात कर रहे हैं। कॉस पी बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है 13, बिल्कुल सही 5/13। लास्ट थर्ड वन tan पी पूछा है। tan पी का फार्मूला अरे कौन बताएगा? सही बता रहे क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan पी परपेंडिकुलर 12 बेस 5 देख लो ना, tan पी पूछा है तो 12 यहाँ 5 यहाँ परपेंडिकुलर दिस बेस इज 5 तो 12/5। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए कभी तो उसको चेक कर लेना, बताते रहना कहाँ पे, क्योंकि एक फ्लो में मैं लिखता हूँ कभी कभी सिली मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे 12 यहाँ पे 5 है tan पी। वैसे भी आप देख सकते हो साइन अपॉन कॉस पी होता है tan पी, ये 13 कैंसिल हो जाएगा 12/5 ही आएगा, वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज योर
है ना आंसर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था। देखो छाप लो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हो। चलो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, बस ट्रू और फॉल्स रिलेटेड है। यहाँ पे 5 सब क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखो पहले सबसे आसान पार्ट करते हैं इसमें। जैसे लिखा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉट ए लिखा होता है ना, ये हम लोग निकालते हैं एंगल ए का कॉट वैल्यू क्या होगा, ये होता है। इसका कभी भी ये मीनिंग नहीं होता है कॉट इंटू ए, ऐसा लिखोगे तो गलत हो गया। कॉस ए लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि एंगल ए पे कॉस वैल्यू क्या है। मतलब अगर ट्रायंगल ऐसे बनता है, अगर ये वाला ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये डिसाइड होता है। फिर उसका रेशियो हम निकालते हैं, दैट इज कॉस ए का मतलब होता है कि हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, ना कि कॉस इंटू। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल है वो इंटू में नहीं होता है। तो यहाँ का कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा 4/3 से क्या पता चल रहा है कि देखो ऐसे हम लोग लिखेंगे अगर ट्रायंगल के हिसाब से, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो यहाँ पे अगर ABC मान लो, खुद से सोचो कि साइन थीटा अगर हम लोगों ने लिख दिया है कि 4/3, इसका मतलब हमने क्या लिख दिया है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर बन जाएगा यहाँ पे 4 और हाइपोटेनस हो गया 3। क्या कभी भी हाइपोटेनस किसी भी दूसरे साइड से छोटा होता है क्या? तो लिखा है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अरे ऐसा एंगल थीटा है ही नहीं जो साइन थीटा को क्या करते हैं, ऐसा कोई थीटा हो सकता। सोचो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम बोलते आ रहे हैं कि 90 वाला सबसे 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है और वो सबसे बड़ा होता है, तो वो छोटा कैसे हो जाएगा? तो मतलब ये बात भी गलत है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। और ये देखो कॉस इज द एब्रिविएशन ऑफ कॉसेकेंट लिखा है, कॉसेकेंट नहीं, कॉस किसका है, कोसाइन का होता है। ये बात भी गलत होगी। cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं, ये कोसेकेंट के लिए नहीं होता है यूज, किसके लिए यूज होता है, कोसाइन के लिए होता है। अब इसी तरह से देखो, अब पहला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अभी मुझे लगता है कि ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा, तो इनको हटा देते हैं और वो दोनों समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ से जल्दी से समझ लो, है ना, फिर खत्म करेंगे लेक्चर को। तो यहाँ से साइन पहला है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस। मान लो एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल ए है हमारा ABC। अगर मैंने यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से मान लो tan A इज इक्वल टू लिख दिया, सपोज 12/5 लिख सकते हैं। ये 12 है, ये 5 है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर चाहोगे तो अब ये 5 है, ये 12 है, तो ये निकाल के देख सकते हो। ये वाला रूट आएगा रूट अंडर 144 प्लस 25। तो आपको पता है 5 + 4 9, 4 2 6 169 आएगा और वैल्यू आएगा 13। मतलब ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है। तो अगर tan इज इक्वल टू 12 लिखा है, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा आ रहा है क्या? देखो 5 2 जा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20, 5 2 जा 10 आ रहा है ना, तो 20 आ जाएगा, 5 4 जा, तो यहाँ पे 2.4 के आसपास आ रहा है। तो tan a तो ग्रेटर देन 1 भी आ रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कहीं भी। मैंने एक अपने मन से एग्जांपल ले लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बेस 5 है, ये 12 है, ये आपको यहाँ पे 13 है हाइपोटेनस। इस वाले ट्रायंगल में मैं tan a निकाल के देखूं तो tan a निकाल के 12/5 आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू जो आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 के आसपास आ रहा है। तो क्या ये वैल्यू लिखा है कि tan इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या सही हुआ क्या? नहीं, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो ये वाला बात कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बात भी गलत हो गई, कि नहीं होगी? तो अभी हमारे पास जो वाला जो लास्ट वाला वो sec इज इक्वल टू 12/5। इसी में देखो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यहाँ पे देखो अगर sec a की बात करते हैं, sec a का वैल्यू कितना हो जाता है? sec a का वैल्यू कितना होता है बताओ? sec a का फार्मूला होता है सर, sec a होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर sec a इक्वल टू 12/5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कितना निकल के आ जा रहा है? देखो sec a का वैल्यू आ रहा है 12, हाइपोटेनस आ रहा है 12 और बेस का वैल्यू आ रहा है, sec a के लिए हाइपोटेनस आ रहा है 12 और बेस आ रहा है 5। अभी हम लोग देख रहे हैं ना sec a, तो अभी इसको हटाओ, ये सब तो समझ चुके हो, तो इसको हटाओ। तो यहाँ से वाला वैल्यू आ गया यहाँ पे हमारा, यस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये बोर्ड ही हमारा निकल गया है ना, थोड़ा सा गड़बड़। तो यहाँ से sec a का वैल्यू कितना हो गया? h/12, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे,
हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो गया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ये, तो मैंने सही कर दिया। देखो यहाँ से कि क्वेश्चन था sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो मैंने यहाँ से एक एग्जांपल लिया था 12/5। देखो sec a इक्वल टू अगर हम लोग लिखें तो sec a के ये आ जाएगा हाइपोटेनस। अभी देखो यहाँ पे sec a इज इक्वल टू हम लोग फार्मूला लिखते थे हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस की जगह पे 12 और यहाँ पे हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो अगर ये देखो यहाँ पे 12 हो गया हाइपोटेनस तो चलेगा, ये बेस भी हो गया, यहाँ पे 5, तो हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं। क्या कोई वैल्यू आएगा यहाँ पे, चेक करो। तो यहाँ से अगर 12/5 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर, है ना, 112 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। चेक कर लो, क्योंकि ये वाला वैल्यू निकालना है ना हमें। ये वाला वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लगा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये वाला वैल्यू हो जाएगा बड़े साइड का स्क्वायर माइनस छोटे साइड का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा मान लो BC है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल रहा हूँ। BC स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकाला, BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू रख दिया है और फिर यहाँ से स्क्वायर हटाया तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो वही चीज़ है, BC स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से तो BC निकाल रहा हूँ, तो BC का वैल्यू रूट अंडर हो चुका है 12 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो रहा है 144 और माइनस 25। तो फाइनली हमारे पास रूट अंडर 14 में 5 जाएगा, कितना आएगा 9, और यहाँ से 13 में 2 जाएगा 11, 119 आ रहा है। तो मतलब ये वाला वैल्यू आ गया रूट अंडर 119। तो ऑब्वियस सी बात है, ये रूट अंडर 119 जो है वो 12 से तो मतलब छोटा ही होगा। इसका वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो किसका 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इससे तो छोटा ही है। तो समथिंग 10 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, मतलब ये पक्का है कि इससे छोटा है। तो इसमें ये लिखा है कि sec a इक्वल टू 12/5 और सम वैल्यू ऑफ एंगल है। ये सबके लिए नहीं बोला है, किसी न किसी वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है। हाँ तो ए का एंगल ए का कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है जिसपे ये वाला बात सही है। तो जो ये वाला पॉइंट है यही हमारा ट्रू है। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिया था जिसमें ये सिर्फ सेकंड वाला ट्रू है, बाकी के चारों रॉन्ग है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझना, ये लास्ट वाला थोड़ा सा आपको मैंने जब बताया तो बीच में तो डिस्टर्बेंस हो गया, बट वापस से मैंने इसको करेक्ट किया है कि sec a इक्वल टू 12/5 था, तो वो आपको दिख रहा है 12/5 के बाद मैंने एक ट्रायंगल बना करके तीसरा साइड निकाला, तो तीसरा साइड रूट अंडर 119 आ रहा है। ये पॉसिबल है, हाइपोटेनस से छोटा हो रहा है, मतलब किसी न किसी वैल्यू के लिए सही है। तो ये इसी के साथ 1.8.1 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। इसको एक बार पूरा अच्छी तरीके से देखो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। जहाँ भी जैसे भी चाहिए, रुकने का समय रुका हूँ मैं, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा फास्ट जाना था मैं फास्ट भी गया हूँ, ये समझते हुए कि आप समझ रहे हैं। फिर भी आपको कोई पॉइंट में डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी जाके उसको देखो, समझो और फिर मुझसे पूछो। तो ये रहा 8.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 की तैयारी करेंगे। पहले कुछ थ्योरी से रिलेटेड पढ़ेंगे, है ना, कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एंगल्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के वैल्यू आपको याद करना है, मैं बताऊंगा आपको, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और सबसे लास्ट में 8.4 का जो एक मतलब एक तरह से समझो मिसलेनियस टाइप का, वो बहुत अच्छा है, जो सारा आपने पढ़ा वहाँ पे यूज़ करना है। तो वहाँ पे बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है वो आपको ना आए, इसके लिए शुरुआत के जो भी एक्सरसाइज है उसको अच्छे से करते रहो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी के लिए इतना ही। ओके, चलो ठीक है, बाय।